अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं मिलके पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। इसी में आज हम मज़ीद बात करेंगे और क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो गए हैं, जो बातें हमने करनी थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे पास जो चीज़ है वो है क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। हम सॉल्व करेंगे हमारी बुक की एक्सरसाइज, और बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हमने इकट्ठे सॉल्व करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं पेपर में किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं अपने बुक के क्वेश्चंस की जो हमारे पास एक्सरसाइज में गिवन है। और इन क्वेश्चंस की बात हमने इसलिए करनी है क्योंकि हमने इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि हम चाहते हैं कि एक दफ़ा उन कॉन्सेप्ट्स को क्यों ना रिवाइज कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर पेपर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं पहले ही बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने सारे लेक्चर्स बड़े गौर से सुने थे उनको ये क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे। आपको आंसर्स आते भी हैं तो भी मेरे साथ साथ चलें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपको आंसर्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस भी तो आपको ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना कि ठीक है हमें तो आंसर्स आते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और जिनमें थोड़ी एग्जांपल्स की ज़रूरत थी या इक्वेशंस की ज़रूरत थी अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम उन क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जिनके लिए मैं आपको मतलब बताऊंगी कि क्या क्या लिखना है आपने पेपर के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग। अब उन्होंने कहा है कि आपने 3 ऐसे हाउस होल्ड सब्सटेंसेस बताने हैं। सबसे पहले जिनकी पीएच ज़्यादा है 7 से, देन जिनकी पीएच कम है 7 से, एंड देन जिनकी पीएच बिल्कुल इक्वल है 7 के। एसिड्स और बेसिस का जब कॉन्सेप्ट लिया था, जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड चीज़ों से ही तो हमें पता लगता है, हाउस होल्ड चीज़ों से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ें एसिड्स हैं और कौन सी बेस हैं। तो अगर हम उनकी बात करें जिनका पीएच 7 से ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ, उनकी बात करें जो बेसिस हैं, तो आपके घरों में सोप्स, शैम्पूज, डिटर्जेंट, वॉशिंग एजेंट्स जितने भी हैं ना, दे कंसिस्ट ऑफ बेसिस, दे ऑल हैव बेसिस इन देम, दैट इज बाय द पीएच इज मोर देन 7। तो आपने ये सारी की सारी चीजें उसमें लिख देनी है। पीएच कम की बात करें तो हमने कितने नेचुरली अकरिंग एसिड्स भी पढ़े थे, आपको याद है? हमने उनमें पढ़ा था कि सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं जिसमें हमारे पास ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, साथ ही साउर मिल्क में भी होते हैं, और उसके अलावा एप्पल में भी मौजूद होते हैं। तो पीएच 7 से कम तो हमने इतने नेचुरली अकरिंग एसिड्स पढ़े कि हमें याद है। पीएच इक्वल टू 7 की बात करें, सबसे पहले तो 7 न्यूट्रल पीएच है। न्यूट्रल से आपको वाटर याद आ गया होगा। ठीक है, एक हो गया वाटर जिनकी पीएच 7 के इक्वल होती है। मैंने आपको बताया था सारे के सारे सॉल्ट्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। घर में कौन सा सॉल्ट है आपके पास? है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। और साथ ही साथ मैं आपसे कहती हूँ शुगर भी लिख लें। क्यों? क्योंकि शुगर आपका न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं ना बेसिक, तो ये भी एक तरह से न्यूट्रल ही हो जाता है। तो ये है वो 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। पेपर में जिस तरह मर्जी कोट कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने याद रखना है कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स हमेशा घर से डिराइव होते हैं, घर से समझ आती है मेन कॉन्सेप्ट्स की। तो ये वो 3-4 चीज़ें थी। Next question is define a base and explain that all alkalis are bases but all bases are not alkalis। ये बात हमने कितने गौर से की थी। सबसे पहले तो बेस को डिफाइन करते हैं। बेस कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद होंगे, जिसका बिटर टेस्ट होगा, स्लिपरी टू टच होगा, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और बेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने लाजमी लिखनी है। इसके अलावा अब उन्होंने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन एल्कलीज एंड बेसिस। तो जी स्टूडेंट्स, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाएगी वो एल्कली है। एनी बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली। ठीक है, जितनी बेसिस आपकी वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी उन सबको आप कहेंगे कि वो एल्कली हैं। दिस इज द डिफरेंस। और आपने इसी तरह से बताना है कि बिकॉज ऑल द बेसिस कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, दैट इज वाई ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज, but all alkalis also possess the properties of bases, that is why we say all alkalis are also called bases। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, और वाटर में मिक्स होने के फिनोमिना से इन दोनों को, बेस और एल्कली को, डिफ्रेंशिएट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। क्या आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस पे भी अप्लाई किया जा सकता है? देखें, हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में ज़रूरी था कि वाटर हो। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में वाटर क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब तक वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी तब तक आपके पास डिसोसिएशन नहीं होगी आयोनिक फॉर्म में।
हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होंगे, या एसिड के जितने आयन्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर बेस की बात करें तो बेस में जितने आयन्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन हो या कोई भी और पॉजिटिव आयन हो, तो उनको रिलीज करने के लिए वाटर ज़रूरी है। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में जबकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि एक चीज़ होनी चाहिए जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करे जिसको हम एसिड कहते हैं, और एक चीज़ होनी चाहिए जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले जिसको हम कहते हैं बेस। अगर आपका एसिड प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर सकता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है तो इट डजंट मैटर वेयर दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। आराम से आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब है कि एसिड और बेस की प्रेजेंस ज़रूरी है, किसी भी एक्वस या नॉन एक्वस मीडियम का होना ना होना मैटर नहीं करता। प्रोटॉन ट्रांसफ़र एक्वस सोल्यूशन के बगैर भी हो जाएगा, इसे ये बात याद रखनी है। एक्वस सोल्यूशन होना ज़रूरी है हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, बट नॉट इन ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड अ बेस। सबको याद है, हमने पढ़ा था बेस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एसिड शेयर कर लेगा अपने साथ, और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग की वजह से जो कोवलेंट जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से सारे के सारे एसिड्स और बेसिस जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, एडक्ट। ठीक है, एडक्ट उसका नाम है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज नेम टू एसिड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। एसिड्स के यूजेस में हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि दो ऐसे एसिड्स हैं जिनका यूज बिल्कुल सिमिलर है। एक है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर टू एसिड्स विच आर यूज्ड, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पीएच। व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर। पीएच क्या होता है। पी और एच दोनों लेटर्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी का मतलब है पावर या नेगेटिव लॉग। पेपर में जब आप लिखेंगे पावर नहीं लिखना, नेगेटिव लॉग लिखना है। ठीक है, पी का मतलब है नेगेटिव लॉग या नेगेटिव लॉगैरिथम ऑफ किसका नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, एच रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन। तो एच का मतलब है कि हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं हाइड्रोजन का। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है दैट पीएच इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव लॉगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्योर वाटर की पीएच है स्टूडेंट 7 और साथ ही साथ पीओएच भी 7 थी। तो टोटल जो वाटर का पीएच और पीओएच को ऐड करके आंसर आया था वो 14 है। इसलिए आपने याद रखना है कि सिर्फ पीएच पूछी हो तो जस्ट से 7 इज योर आंसर। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स बाय थिंकिंग अबाउट 14। ठीक है, 14 के बारे में नहीं सोचना हमने अभी, सिर्फ इतना याद रखना है कि 7 पीएच है, 7 ही पीओएच है। लेकिन आपसे पीओएच पूछी नहीं है, सिर्फ पीएच पूछी है, सिर्फ पीएच लिखें और पीएच है हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। How many times a solution of pH 1 will be stronger than that of a solution of pH 2? ये हमने बात डिस्कस भी की थी। देखें pH जो है इसमें जब सबसे कम pH होगी तो दैट मीन्स कि आपका सोल्यूशन उतना ही एसिडिक ज़्यादा है। जैसे जैसे pH इंक्रीज करती जाएगी इसका मतलब होगा कि सोल्यूशन जितना एसिडिक है वो वीक एसिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब आपका 0 पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, 1 पे एसिड वीक है, फिर 2 पे उससे भी ज़्यादा वीक है, 3 पे उससे भी ज़्यादा वीक है। लेकिन ये कितनी वीकनेस आती है, कितना इसमें डिक्रीज आता है स्ट्रेंथ में, उसकी जब हम बात करें तो 0 पे आपका जो एसिड मौजूद है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा pH 1 से, या आप कहेंगे pH 1 वाला 10 टाइम्स वीक है pH 0 से। ठीक है, आप एक ही ऑर्डर में चलना चाहें या असेंडिंग ऑर्डर 0 1 2 3, तो आप कहेंगे कि हर pH पे आपके पास 10 टाइम्स स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। इसकी रीज़न भी सुन लें। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि हम नेगेटिव लॉग ले रहे होते हैं, पीएच और पीओएच का लॉगैरिथम नेगेटिव है। इस वजह से आपके पास जो रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है वो 10 टाइम्स हो जाता है। पीएच इंक्रीज होगी, हर पीएच पे 10 टाइम डिक्रीज होती जाएगी उसकी स्ट्रेंथ, और अगर पीएच कम होगी तो इसका मतलब है हर कम होती हुई पीएच पे 10 टाइम्स उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये बात याद रखनी, इस पे एमसीक्यू भी आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल सॉल्ट बेसिक सॉल्ट। मैंने आप लोगों को कहा था कि पेपर में क्वेश्चन अगर आए डिफाइन से रिलेटेड, एक तो डेफिनेशन लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपने कोई ना कोई एग्जाम्पल भी लिखनी है। नॉर्मल सॉल्ट और जो आपका बेसिक सॉल्ट है मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ,
बुक की आप लोगों ने जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे रेफरेंस लिए हैं, वही एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कोट कर लेनी है। कौन कौन सी कोट करनी है वो मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब है एनी सॉल्ट दैट इज न्यूट्रल, जिसमें हाइड्रोजन आयन का भी एक्सचेंज हो गया, हाइड्रोक्साइड का भी हो गया, जिसकी वजह से रिजल्टेंट वाटर भी बन गया। अब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो रिएक्शन हुआ है ना रिजल्टेंट, इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल है, ऑल्दो दैट सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड बट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव कैंसल्ड ईच अदर्स इफेक्ट, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। ठीक है, ये है नॉर्मल सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्या होता है कि बिकॉज पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस are not replaced completely, that is why some of the bases, some of the hydroxide ions are left in the salt formed. पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस होती हैं, उनके अंदर हाइड्रोक्साइड आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे के सारे रिप्लेस नहीं होते, सॉल्ट में फिर से अपीयर हो जाते हैं, इस वजह से उनको हम बेसिक सॉल्ट्स कहते हैं। अगर हम उसको लिटमस से टेस्ट करेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट भी कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, यहाँ पे आपके पास सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये एग्जांपल एक आप लोगों ने लाजमी कोट कर देनी है। और इसके साथ साथ एक और हमारे पास एग्जांपल, अगर बेसिक सॉल्ट की बात करें तो मैंने आपको अपनी फेवरेट एग्जांपल बताई थी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसको डिस्प्लेस कराएं उसके रिस्पेक्टिव एसिड से रिएक्ट करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम सल्फेट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट वाइल इज एन एसिड सॉल्ट जस्टिफाई। NaHSO4 वो कह रहे हैं कि एसिड सॉल्ट है, जबकि सोडियम सल्फेट तो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसको जस्टिफाई करें। देखें, अगर आपके सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि उसके अंदर अभी भी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आप उसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि उसके अंदर तो एसिडिक प्रॉपर्टीज मौजूद है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कह दिया कि उसके अंदर हाइड्रोजन है इसलिए उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज है। बाकायदा तौर पे जब लेबोरेटरी में टेस्ट हुए तो ऐसा देखा भी गया कि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज तो अंदर उसके वैसे ही प्रेजेंट होती हैं। कैसे पता चला कि एसिडिक प्रॉपर्टीज है? वो ऐसे पता चला कि जब उसके अंदर लिटमस पेपर ब्लू लिटमस डाला तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया। अब रेड में कन्वर्ट तो सिर्फ एक एसिड करता है, और अगर एक सॉल्ट भी कर रहा है तो फिर देखना तो था ना कि आखिर इस सॉल्ट में क्या चीज़ है जो लिटमस का कलर रेड में कन्वर्ट कर रही है। तो देखा ये गया कि उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद था, वही हाइड्रोजन जो एसिड का था और पूरी तरह रिप्लेस नहीं हुआ। तो आप लोगों ने आंसर में लिखना है कि सोडियम सल्फेट में क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी नहीं है एसिड का, ना ही कोई पार्ट हाइड्रोक्साइड है जो बेस का है, इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के कॉम्बिनेशन से एक न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। Whereas NaHSO4 में आपके पास अभी भी एसिड का हाइड्रोजन मौजूद है, इसीलिए ये सॉल्ट आपके पास जो होगा ये एसिडिक सॉल्ट होगा। और ये वाली बात आपने लाजमी लिखनी है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन को पिन पॉइंट करना है, तब जाके आपका आंसर होगा कंप्लीट। ये बात याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वो न्यूट्रल है, NaHSO4 में हाइड्रोजन है इसीलिए वो न्यूट्रल नहीं एसिडिक है। ये पिन पॉइंट लाजमी करना है डिफरेंट मार्कर से, या आप पेन से अगर सारा आंसर लिख रहे हैं मार्कर से ज़रा इस हाइड्रोजन को पिन पॉइंट कर दीजिएगा, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। सॉल्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन सॉल्ट आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, they have ionic charges, positive and negative charges, but still they are neutral salts। क्यों? क्योंकि ionic charges एक दूसरे को cancel out कर देते हैं। And the last important property of salts is water of crystallization। Salt can be converted into crystals by combining them with water। वाटर अटैच हो जाएगा, सॉल्ट के अंदर आपने वाटर डाला, उसको कूल डाउन होने दिया, ठंडा होने दिया, तो आपके पास क्या होगा कि वो वाटर अटैच होने के बाद क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपने इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इज हाउ आर द सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। सॉल्युबल सॉल्ट्स को किस तरह रिकवर करना है? दो इंपॉर्टेंट फिनोमिने मैंने 2 दफ़ा आपको बताए ये फिनोमिनास के। आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि जहां जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है उसको एवेपोरेट करें ताकि एक्स्ट्रा वाटर उसमें से निकल जाए। एक्स्ट्रा वाटर निकलेगा, एवेपोरेशन इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट तो ये है कि एवेपोरेशन करें। उसके बाद जब एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा तो एक्स्ट्रा वाटर के निकलने की वजह से ये होगा कि जो आपके पास रिजल्टेंट वाटर जितना चाहिए उतना रह गया ना, वो क्रिस्टल्स बनाने शुरू कर देगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि क्रिस्टलाइजेशन करवा दें। आप उस मिक्सचर को ठंडा होने दें, वाटर को कंबाइन होने दें सॉल्ट के साथ, और सॉल्ट के साथ कंबाइन होने के बाद आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट आ जाएगा।
तो याद रख लेना है आप लोगों ने, वेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब भी आपने सॉल्ट्स रिकवर करने एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। देन आवर क्वेश्चन इज हाउ आर द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको याद होगा कि दो सॉल्युबल सॉल्ट्स का एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाना है। रिजल्टेंट आपके पास एक सॉल्ट ऐसा आ जाएगा जो कि सॉल्युबल है और एक ऐसा आ जाएगा जो कि इनसॉल्युबल है। सिल्वर क्लोराइड की इस तरह से हमने प्रिपरेशन देखी थी कि सिल्वर क्लोराइड क्योंकि हमारे पास इनसॉल्युबल है तो उसको सॉल्युबल के साथ किस तरह से बनाना है। आप लोग इनका रिएक्शंस लाजमी लिखिएगा, बुक में रिएक्शंस गिवन है वहाँ से देखें, उन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद उनको लिखें, इसी तरह वो याद होंगे, इसी तरह पेपर में पूरे मार्क्स आएंगे। बुक के जो क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे इसी तरह से पेपर में भी आते हैं, तो इनको भी देखें, इनको भी रिवाइज करें और रिविजन के बाद मुझे उम्मीद है कि जब आप इन क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे आपको सारे के सारे आते होंगे। तो आप लोगों ने याद रख लेना है इन सबको। सबसे पहले क्वेश्चन है विच सॉल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें आप लोगों ने बता देना है कि जिप्सम की हमने बात की थी, जिसकी जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, उसको हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस का था, लेकिन अभी हमारे पास और भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड की प्रिजर्वेशन के लिए जब यूजेस ऑफ एसिड्स पढ़े थे, दो इंपॉर्टेंट एसिड्स थे, एक था एसिटिक एसिड और दूसरा है आपके पास बेंजोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड आप लोगों ने याद रख लेना है कि ये दो एसिड्स हैं जो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड था, हम सब ने बात की विनेगर जो हम सैलड ड्रेसिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। एंड स्टिंग की बात करें, स्टिंग की हमने बात की थी, नॉट अ फ्रेंडली एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट की बात करें तो आपके पास जो एसिड सिट्रस फ्रूट में है वो है सिट्रिक एसिड, और इसी तरह सार मिल्क की बात करें तो लैक्टिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, पेपर में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकते हैं कि आपको इन चीज़ों के नाम बताए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप बताएं इनके अंदर एसिड्स कौन से प्रेजेंट हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट द नेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। इतनी दफ़ा हमने रिवाइज कर लिया, अब तो हमें याद भी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट दिस सॉल्ट इज अ बेसिक सॉल्ट। देखें, इजी से जस्टिफिकेशन का तरीका है, इजी सा आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। अगर तो सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका मतलब है कि वो सॉल्ट है एसिडिक। इसी तरह अगर सॉल्ट के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो सॉल्ट क्या हुआ, बेसिक। तो इस सॉल्ट को आप देख लें, लेड के साथ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, OH नेगेटिव प्रेजेंट है, तो हमें पता लग गया स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास सॉल्ट दिया हुआ है ये बेसिक इन नेचर है। सिंपली आपने फिर से वही पेपर में जब इसको लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया, बाकी आंसर पेन से लिखें, मार्कर पकड़े और हाइड्रोक्साइड को आप ज़रा थोड़ा सा ना प्रोमिनेंट कर दें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको इसका पता है कि इसको बेसिक सॉल्ट क्यों कहा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस रहते हैं उनकी भी हम बात करते हैं, लेकिन इनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से आपके पेपर में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं और बड़े आराम से मार्क्स भी ले सकते हैं। यही तरीका आपने फॉलो करना है, इसी तरह आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस का सिलसिला अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये कंटिन्यू भी करेगा, लेकिन वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इनको रिवाइज करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।